जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल EWS ऑफिशियल इंस्टीट्यूट में। कैसे हैं आप लोग मेरे दोस्त? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत जबरदस्त होंगे। ये सुपर बेसिक बैच 1.0 का ये क्लास 9 है। क्लास 8 में मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा था वर्ड्स फॉर्मेशंस को लेकर के। ठीक है कि वर्ड्स यानी नए शब्द कैसे बनाए जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है उनमें जो नए शब्द बनते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं, तो उनके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। यानी वर्ड्स फॉर्मेशंस को लेकर के हम लोग बात कर रहे थे। ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने स्टार्ट किया है और उन बच्चों के लिए है जो बच्चे कभी भी इंग्लिश के बारे में सुने ना हो और ना इंग्लिश उन्हें इंग्लिश समझ में ना आती हो, उन्हें बड़ा डिफिकल्ट लगता हो, तो आप विश्वास मानिए EWS ऑफिशियल इंस्टीट्यूट पर अगर आप जुड़े हैं तो आपकी नॉलेज 100% इंप्रूव होगी आपकी नॉलेज में, और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपको बेसिक आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह से आपको इंग्लिश पढ़ना चाहिए और कहां से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपके साथ में डिस्कस किया था वर्ड फॉर्मेशंस को लेकर के। मैंने प्रीवियस लेक्चर में यानी क्लास 8 में मैंने ये भी बताया था कि वर्ड्स क्या होता है। वर्ड्स को मैं डिफाइन किया था और मैं बताया था कि वर्ड्स फॉर्मेशंस क्या होता है, इसका भी डिफिनेशन मैंने आपको लिखाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो क्लास 8 आप जरूर देखिएगा। सुपर बेसिक बैच 1.0 का क्लास 8 में मैं इनके बारे में अच्छे से समझाया हूं। कुछ टॉपिक्स रह गए थे जो इस क्लास में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। वर्ड्स फॉर्मेशंस के बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम लोगों को इस क्लास में यूज करना है। ठीक है, इस क्लास में पढ़ना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जब तक आपको बेसिक आइडिया नहीं होगा तब तक आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे कि ये वर्ड्स कैसे आ जाते हैं, कैसे प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है। इन चीजों को समझने के लिए आपको EWS ऑफिशियल इंस्टीट्यूट पे जुड़ना पड़ेगा और आप जुड़े रहिए, अंत तक देखिएगा, बिल्कुल आपको यहां से कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए हम लोग बात करते हैं। क्लास 9 जो है ये आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वर्ड्स फॉर्मेशंस का कुछ टॉपिक्स रह गया था, कुछ पॉइंट्स रह गया था, कुछ मेथड्स रह गया था जिससे वर्ड्स फॉर्म किया जाता है यानी नए शब्द बनाए जाते हैं, जिनमें से मैं आपके साथ में कल के लेक्चर में डेरिवेशंस के ऊपर बात किया था जिसमें प्रीफिक्स और सफिक्स यूज करते हैं, तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कंपाउंडिंग वर्ड्स यानी कंपाउंड वर्ड्स का फॉर्मेशंस कैसे होता है, कंपाउंड वर्ड्स का फॉर्मेशंस किस तरह से होता है। ठीक है, कंपाउंड वर्ड्स का फॉर्मेशंस किस तरह से होता है, इसके ऊपर आज की क्लासेस हम लोगों की रहेगी। कंपाउंड वर्ड कितने टाइप्स के होते हैं इनके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कंपाउंड वर्ड्स कहते किसे हैं। भाई कंपाउंड वर्ड्स आप किसको बोल सकते हो मेरे दोस्त, बड़े ध्यान से समझिएगा। कंपाउंड वर्ड्स किसको बोला जाता है, तो मेरी बात को बड़े ध्यान से और पैसेंसफुली समझिएगा। और जब भी मेरा क्लास देखो मेरे दोस्त तो आपके हाथ में पेपर और पेन दोनों होना चाहिए, आपके टेबल पर होना चाहिए, ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेटिव नॉलेज लगे वो तुरंत आप नोट डाउन कर लिया करें। ठीक है, चाहे आप किसी भी क्लास में 9th में हो, 11th में हो, 12th में हो या आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, कहीं पर भी किसी भी क्लास में अगर हो तब भी आइए, क्लासेज आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहेंगी। ठीक है, अब मेरी बात को ये समझने का प्रयास करिएगा दोस्त, कंपाउंड वर्ड्स किसे कहा जाता है। अब कंपाउंड वर्ड्स आपको मैं पहले हिंदी में बता देता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जब दो या दो से अधिक पूर्ण शब्द यानी कंप्लीट वर्ड्स, पूर्ण शब्द एक साथ में जोड़ दिए जाते हो और एक नए वर्ड्स का फॉर्मेशन कर दिया जाता हो, तो ऐसे वर्ड्स को क्या कहा जाता है, कंपाउंडिंग वर्ड्स कहा जाता है या कंपाउंड वर्ड्स कहा जाता है। अब इसको इंग्लिश में मैं लिख दे रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। इसको कैसे डिफाइन करोगे, तो आप लिख सकते हो टू, ध्यान दीजिएगा, टू और मोर देन टू वर्ड्स, टू होल वर्ड्स, याद रखना, मोर देन टू होल वर्ड्स ज्वाइंड टूगेदर। ध्यान दीजिएगा, होल वर्ड्स की बात कर रहा हूं मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से समझिएगा। होल वर्ड्स यानी दो पूर्ण शब्द को जब एक साथ में जोड़ दिया जाता हो, ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म, ध्यान दीजिएगा, टू फॉर्म न्यू वर्ड्स इज नोन एज कंपाउंडिंग वर्ड्स। तब इन्हें क्या बोलेंगे,
कंपाउंडिंग वर्ड्स बोलेंगे। कंपाउंड वर्ड्स बोलो या कंपाउंडिंग वर्ड्स बोलो, एक ही चीज है। तब उसे आप क्या बोलोगे मेरे भाई? कंपाउंडिंग वर्ड्स बोलोगे। ठीक है, ये डिफिनेशन हो गया कि कंपाउंडिंग वर्ड्स किसे कहा जाता है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। टू आर मोर देन टू होल वर्ड्स, ये चीज आपको भूलना नहीं है, जो मैंने यहाँ पे की पॉइंट लगा दिया है। होल वर्ड्स की बात कर रहा हूं मैं, यानी पूर्ण शब्द की बात हो रही है। पूर्ण शब्द यानी पूरा पूरा शब्द जोड़ दिया जाता है और उसको जोड़ करके एक नया शब्द, टू फॉर्म न्यू वर्ड्स, नया शब्द बनाया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग वर्ड्स बोला जाता है। मैं एग्जांपल आपके समझ रखूंगा और आप बिल्कुल आप समझ पाओगे एकदम इजीली वे में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, इजी से आप उसको समझ भी पाओगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, दो शब्द, जैसे मैंने एक न्यूज है, मेरी बात को समझिएगा, एक न्यूज है और इसमें एक और शब्द जोड़ दिया जाए, पेपर। ध्यान दीजिएगा, न्यूज और पेपर ये दो अलग अलग शब्द हैं कि नहीं शब्द हैं, इनको जोड़ करके एक नया शब्द बनाया जाता है जिसे आप बोल सकते हो न्यूज पेपर। आपको पता होगा, तो जो न्यूज पेपर है, न्यूज पेपर है मेरे भाई, वो क्या है? एक प्रकार का कंपाउंड वर्ड्स है। ये क्या है? ये कंपाउंड वर्ड्स है, ध्यान रखना, ये क्या है? कंपाउंड वर्ड्स है। ठीक है, ये क्या है? कंपाउंड वर्ड्स है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, सन प्लस लाइट, इन दोनों वर्ड को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? क्या बन जाएगा? सनलाइट। क्या बनेगा? सनलाइट। तो ये भी एक प्रकार का क्या हो गया? कंपाउंड वर्ड्स हो गया। ये बात आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? आप देखिएगा, आपको मैं बताऊं, जैसे मैंने बोला ब्लैक, ब्लैक प्लस बोर्ड, ध्यान दीजिएगा, ब्लैक प्लस बोर्ड, अब इन दोनों शब्द को जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा? ब्लैक बोर्ड। क्या बन गया? ब्लैक बोर्ड। तो इसे आप क्या कहोगे? ये सभी के सभी क्या है? कंपाउंड वर्ड्स हैं। तो कंपाउंड वर्ड्स किसे कहा जाता है? कि जब दो या दो से अधिक पूर्ण शब्द को एक साथ जोड़ दिया जाता है नए शब्द बनाने के लिए, तो उसे ही क्या बोला जाता है मेरे भाई? कंपाउंडिंग वर्ड्स बोला जाता है। समझ में आया बात? तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आया होगा। आप इसका एक बार के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंपाउंडिंग वर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं? तो मेरे भाई ये 3 प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। मैं अभी इसको इरेज कर रहा हूं और उसके बाद में मैं आपको बता रहा हूं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मैं आपको पहले बता दूं, क्लोज्ड, ओपन और हाइफिनेटेड। हाइफिनेटेड होते हैं, हाइफिनेटेड। हाइफिनेटेड जो होता है मैं उसको बताऊंगा, इसमें डैश लगा होता है। हाइफिनेटेड में मेरे भाई, हाइफिनेटेड जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड वर्ड्स, हाइफिनेटेड में क्या होता है? इस तरह से ऐसे वर्ड्स के बीच में क्या लगा रहता है? डैश लगा रहता है। जैसे आपको बर्दर इल्ला लिखना है ना, तो बर्दर इल्ला अगर आप लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, बर्दर इल्ला। समझ में आ रहा? तो ये डैश लगा होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? हाइफिनेटेड कंपाउंड वर्ड्स बोला जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड वर्ड्स, यानी कंपाउंड वर्ड्स जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो ध्यान रखेंगे, जो कंपाउंड वर्ड्स होता है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। आप ध्यान रखेंगे, ये कितने प्रकार का होता है मेरे भाई? ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से सर? तो पहला है, आप ध्यान रखना, क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड। क्या है? क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड। दूसरा क्या है? ओपन कंपाउंड वर्ड। दूसरा है ओपन कंपाउंड वर्ड और तीसरा है हाइफिनेटेड कंपाउंड वर्ड। ध्यान रखना, हाइफिनेटेड कंपाउंड वर्ड, आप ध्यान रखेंगे, हाइफिनेटेड कंपाउंड वर्ड। क्लोज कंपाउंड वर्ड क्या होता है? ओपन कंपाउंड वर्ड क्या होता है? हाइफिनेटेड कंपाउंड वर्ड क्या होता है? चलिए हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जो हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए क्लोज कंपाउंड वर्ड क्या होगा? तब जब आप ध्यान रखना, जब दो वर्ड्स को पास पास में एकदम जोड़ दिया जाए, सटा करके लिखा जाए, तो ऐसे वर्ड्स को क्या बोला जाता है? ऐसे वर्ड्स को बोला जाता है क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जो मैंने आपको क्या बताया कि अगर दो शब्द हैं और वो दो शब्द को क्या करना है? आपको जोड़ना है, और अगर वो दोनों शब्द एक दूसरे के सटे हुए, एकदम एक दूसरे के क्या हो? सटे हुए ऐसे एकदम, ठीक है, तब इसे बोलेंगे क्लोज। और अगर मान लीजिए ये दोनों शब्द थोड़ा दूर दूर स्थित है, इस तरह से जो कंपाउंड वर्ड्स हैं, तो इसे बोला जाएगा क्या? ओपन कंपाउंड वर्ड बोला जाएगा। और अगर मान लीजिए जो वर्ड्स आपने जोड़ा है कंपाउंड वर्ड्स फॉर्मेशन करने के लिए, जिनको आपने जोड़ा है, उनके बीच में अगर डैश इस तरह से आता है, जैसे आपको बताया था ना, बर्दर इल्ला हो गया, बर्दर इल्ला, समझ में आ रहा बात? तो बर्दर इल्ला, तो आप देखिएगा इनके बीच में क्या है? स्पेस है,
यानी डैश लगा हुआ है, इसीलिए इसे क्या बोला जाएगा, हाइफिनेटेड कंपाउंड वर्ड्स बोला जाएगा। तो क्लोज का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैं अगर बात करूं मेरे भाई, आप ध्यान दीजिएगा, जैसे नोट आप ध्यान दीजिएगा, नोट प्लस बुक, नोट प्लस बुक, अगर आप इसको जोड़ोगे तो किस तरह से लिखेंगे इसको, नोटबुक, इस तरह से लिखा जाता है, आपको पता है किस तरह से लिखेंगे, नोटबुक। यानी ये एक शब्द में इसको क्या कर दिया जाएगा, एकदम पास में दोनों वर्ड्स को लिखा जाता है, यानी एकदम क्लोज जो होते हैं, नजदीक, समझ में आ रहा बात, तो इसीलिए इसे क्या बोला जाएगा, ये क्लोज कंपाउंड वर्ड बोला जाएगा। जैसे मैंने नोटबुक बोल दिया, ठीक है, और बहुत से ऐसे शब्द हैं। अगर मैं ओपन की बात करूं तो ओपन में आप अगर देखेंगे, जैसे मैंने बोल दिया आइसक्रीम, क्या बोल दिया, आइस प्लस क्रीम, तो आइस जो होता है और क्रीम ये थोड़ा स्पेस में लिखा जाता है मेरे भाई, आइसक्रीम, उसके बाद में थोड़ा सा जगह आप देंगे, उसके बाद में आप क्या लिखेंगे, क्रीम, तो ये दूर लिखा जाता है, इसीलिए क्या बोला जाता है, इसे ओपन बोला जाता है कि ये ओपन कंपाउंड वर्ड्स है। और हाइफिनेटेड में जब ये इस प्रकार का डैश लिखा जाता है, डैश दे दिया जाता है, तो उस प्रकार के कंपाउंड वर्ड्स को क्या बोला जाता है, हाइफिनेटेड कंपाउंड वर्ड्स बोला जाता है, ठीक है। तो ब्रदर इन लॉ हो गया, सिस्टर इन लॉ हो गया, आप ध्यान दीजिएगा, मदर इन लॉ हो गया, ठीक है। तो जितने भी इस तरह से लिखे जाते हैं वो सभी के सभी हाइफिनेटेड होते हैं, ठीक है। ये हो गया आइसक्रीम, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अगर मैं मदर इन लॉ की बात करूं तो आप मदर इन लॉ एग्जांपल ले सकते हैं, मदर इन लॉ, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये ध्यान दीजिएगा, ये सभी के सभी मेरे दोस्त ये टाइप्स ऑफ कंपाउंड वर्ड्स हैं, ये 3 प्रकार के कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, आप इसके बहुत से एग्जांपल्स हैं, जैसे आपने नोटबुक लिखा, यहां पे आपने क्या लिखा, नोटबुक लिखा, आप लिख सकते हो, यहां पे एक और चीज लिख सकते हो, जैसे मैं अगर फुटबॉल की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं फुटबॉल की बात करूं मेरे भाई, फुटबॉल, तो आप देखिए ये जो फुटबॉल है, यहां पे देखिएगा, ये जो फुटबॉल है मेरे भाई, फुटबॉल, ये बहुत पास में है ना, नजदीक है एक दूसरे का, इसीलिए ये भी क्या है, एक क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स है। आइसक्रीम हो गया, तो ये ओपन है क्योंकि आइस अलग होता है और क्रीम अलग लिखा जाता है। अगर मैं पोस्ट ऑफिस की बात करूं, पोस्ट ऑफिस, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का, ये भी ओपन कंपाउंड वर्ड्स है, पोस्ट ऑफिस भी एक प्रकार का ओपन कंपाउंड वर्ड्स है, ठीक है। यानी ये इन दोनों को, दो शब्द को मिला करके पोस्ट ऑफिस बना है, यानी पोस्ट प्लस ऑफिस, लेकिन ये दूर लिखे जाते हैं, इसीलिए इसे ओपन कंपाउंड वर्ड्स कहा जाता है, ठीक है। और हाइफिनेटेड, यानी इनके बीच में इस तरह से जब डैश लगा होता है तब इसे क्या कहा जाता है, हाइफिनेटेड कंपाउंड वर्ड्स कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आप लोग समझ पाए होंगे, इसका एक बार के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग समझते हैं कन्वर्जन मेथड से किस तरह से नए वर्ड्स का फॉर्मेशन किया जाता है। अब ये कन्वर्जन क्या होता है, पहले मैं आपको इसका डिफिनेशन बता देता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। देखिएगा, ये लिखा है व्हेन, बहुत ध्यान से समझिएगा, व्हेन अ वर्ड चेंजेज इट्स पार्ट ऑफ स्पीच, बहुत ध्यान से समझिएगा, इट्स पार्ट ऑफ स्पीच without changing form, यानी कहने का मतलब क्या है, when a word changes its parts of speech without changing form, यानी अपने अंदर अपने रूप के बिना बदलाव के, इनके जब पार्ट्स ऑफ स्पीच में बदलाव आ जाता है, यानी चेंजिंग आ जाता है, तब उसे क्या बोला जाता है बेटा, कन्वर्जन मेथड बोला जाता है। जैसे सर फॉर एग्जांपल आपको पता है पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में आपको पता होगा, ये 8 टाइप्स का होता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब चीजें आपको आइडिया होगा। जब इसी प्रकार से यही चीज कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कोई वर्ड्स नाउन है और वो वर्ब की तरह भी यूज होता है, समझ में आ रहा बात, उनमें किसी भी प्रकार का अगर आप चेंजिंग नहीं करते हो और वो वर्ब बन जाता है, वर्ब की तरह बिहेव करता है, या मान लीजिए वर्ब है और कोई नाउन बन जाता है, या एडजेक्टिव है, ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव है वो नाउन में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है मेरे भाई, इसी को क्या बोला जाता है, कन्वर्जन बोला जाता है। यही पार्ट्स ऑफ स्पीच विदाउट चेंजिंग फॉर्म, यानी बिना फॉर्म में चेंजिंग किए और उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच में जब चेंजिंग हो जाता है, इसी को क्या बोला जाता है मेरे भाई, कन्वर्जन मेथड बोला जाता है।
ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला क्लीन, तो क्लीन माने क्या होता है, साफ करना। ये मेरे भाई एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप टू लगा दिए और क्लीन लिख दिए, समझ में आ रहा बात, तो ये क्या बन गया मेरे भाई, ये वर्ब बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, वर्ब बन गया। ये कैसा वर्ब है सर, तो ये इन्फिनिटिव वर्ब है। आपको पता होगा, ये सब चीजें मैं बताऊंगा, इन्फिनिटिव वर्ब है। क्या है, इन्फिनिटिव वर्ब है, ठीक है। तो जब आप देखिए क्लीन में किसी प्रकार का कोई बदलाव हुआ है, नहीं बदलाव हुआ है, तो ये क्या बन गया, इन्फिनिटिव वर्ब हो गया। जैसे मैं अगर ईमेल की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, ईमेल, ईमेल, तो ईमेल तो एक प्रकार का नाउन भी है, ये नाउन भी है, और ये किस तरह से भी काम करता है, ये वर्ब की तरह भी काम करता है। जैसे एग्जांपल की बात करूं मैं, अगर एग्जांपल की बात करूं मेरे भाई, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने बोला आई सेंट एन ईमेल, मैंने एक ईमेल भेजा, बात तो समझिएगा, ये सेकंड फॉर्म है, आई सेंट एन ईमेल, मैंने एक ईमेल भेजा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये ईमेल है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन आप इसको बदल करके अगर आप इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंजिंग कर देते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, यानी नाउन से अगर आप इसको वर्ब की तरह यूज करने लगते हैं, तो इसी को क्या बोला जाता है मेरे भाई, कन्वर्जन बोला जाता है। जैसे मैंने बोला आई ईमेल्ड, I emailed a letter, I emailed you, ऐसा कर लो, I emailed you yesterday, मैंने आपको ईमेल किया था, ठीक है। I emailed you yesterday, ठीक है, मैंने आपको कल ईमेल किया था। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये जो ईमेल है, ये ईमेल है, यहाँ पे वर्ब हो गया, ठीक है, वर्ब की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे ईमेल जो है ये क्या है, एक नाउन है, तो इसी को मेरे भाई क्या बोला जाता है, कन्वर्जन बोला जाता है। यही क्या होता है आपका, यही कन्वर्जन होता है। तो बताइए ये चीजें आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आया। अगर ये कन्वर्जन मेथड है जिसके द्वारा आप नए वर्ड्स का फॉर्मेशन करते हो, ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। और इसमें क्या होता है कि इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंजिंग होती है, यानी नाउन है तो वो वर्ब बन जाएगा, या एडजेक्टिव है तो वो नाउन बन जाएगा। इस तरह से समझ में आ रहा बात, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंजिंग होगा, तब उस प्रकार के वर्ड फॉर्मेशंस को क्या बोला जाएगा, कन्वर्जन मेथड। ये कन्वर्जन मेथड है, समझ में आया बात। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं चलिए फ्रेंड्स, हम लोग समझते हैं क्लिपिंग। क्लिपिंग का मतलब होता है छटाई, यानी शॉर्टनिंग अ लॉन्गर वर्ड विदाउट चेंजिंग मीनिंग, यानी आप समझिएगा इसका क्या मतलब हुआ, शॉर्टनिंग, बात तो समझिएगा मेरे भाई, शॉर्टनिंग अ लॉन्गर वर्ड विदाउट चेंजिंग मीनिंग इज नोन एज क्लिपिंग मेथड। समझ में आ रहा बात, इसे आप क्या बोलेंगे, क्लिपिंग मेथड। क्लिपिंग मेथड ये चौथा मेथड है मेरे भाई, जिससे आप नए शब्द का फॉर्मेशन कर सकते हो। शॉर्टनिंग ये लॉन्गर वर्ड, यानी बड़े शब्द को आपको क्या करना है, शॉर्ट कर देना है, छोटा कर देना है, यानी उसको काट के छटाई करके आपको क्या करना है, छोटा कर देना है, ठीक है। विदाउट चेंजिंग मीनिंग, यानी बिना अर्थ में बदलाव किए हुए, यानी उनका अर्थ भी आपको क्या करना पड़ेगा, सेम निकालना पड़ेगा, और उनका अर्थ भी सेम होना चाहिए। तो इस प्रकार के मेथड को क्या बोला जाता है, क्लिपिंग बोला जाता है। आप छटाई समझते हो कि नहीं छटाई समझते हो। आप देखते होंगे जो गांव में ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं ना, वो मेढ़ समझते हो, जो ऐसे खेतों में, फील्ड में, मतलब एक बॉर्डर होता है कि हमारा खेत है, इतना हमारा खेत है, ठीक है, मेढ़ होता है, मेढ़ बोलते हैं, ठीक है। तो उस मेढ़ का ज्यादा माज इसलिए होता है लड़ाई झगड़ा कि मेढ़ छांट लेते हैं, यानी मेढ़ को काट के अपने में मिलाने लगते हैं, ठीक है। तो छटाई का मतलब होता है काट के क्या करना, उनको काटना, यानी आप उसको निकालना, वहां से काट के क्या करना, निकालना, तो उसी को क्या बोला, छटाई, यानी क्लिपिंग बोलते हैं। तो ये शॉर्टनिंग अ लॉन्गर वर्ड विदाउट चेंजिंग मीनिंग इज नोन एज क्लिपिंग। बड़े शब्द को छोटे रूप में, यानी छोटे वर्जन में उसके लिखने को, यानी बड़े शब्द हैं और उसके छोटे वर्जन में, उसके छोटे वर्जन का यूज करना ही क्या कहलाता है,
क्लिपिंग कर लाता है, यानी उसके छोटे वर्जन का यूज करना क्या कहलाएगा, क्लिपिंग कहलाएगा। जैसे मैं अगर आपसे एग्जांपल की बात करूं, आप समझिएगा, यानी छोटे वर्जन का यूज करना है आपको। जैसे मैंने बोला एग्जामिनेशन, क्या बोला, एग्जामिनेशन, ठीक है, तो इसको आपको छोटा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप केवल एग्जाम लिख सकते हो, समझ में आया, छोटा हो जाएगा। जैसे मैंने बोला एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट आपने बहुत देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट आपके मोबाइल में आता है, एडवर्टाइजमेंट हो गया। मैंने लिखा है टेलीफोन, क्या लिखा मेरे भाई, टेलीफोन, टेलीफोन, ठीक है। तो ये जो टेलीफोन है इसको भी आप क्या करोगे, क्लिपिंग करके आप ये 3 वर्ड्स हैं, ये 3 वर्ड्स को आपको क्या करना है, आपका इनका छोटा वर्जन लिखना है। क्या लिखना है, छोटा वर्जन लिखना है आप लोगों को। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं एग्जामिनेशन, तो आप छाट करके छोटा करके किस शब्द में लिख सकते हो, एग्जाम। तो भाई एग्जाम का मतलब भी एग्जामिनेशन ही हो गया, समझ आ रहा बात, एग्जाम। एडवर्टाइजमेंट, इसको छोटा वर्जन में कैसे लिखते हैं, ऐड, आपको पता होगा, कहते नहीं बहुत ऐड आता है यार मोबाइल पे, ठीक है, तो ऐड। तो ये क्या हो गया, क्लिपिंग मेथड है। ये टेलीफोन, टेलीफोन को केवल आप फोन लिखते हो, ठीक है। तो ये कौन सा मेथड है मेरे भाई, ये क्लिपिंग मेथड है। क्लिपिंग मेथड के द्वारा आप क्या कर सकते हो, नए शब्द का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो ये नए शब्द बन गए कि नहीं बन गए, ये नए शब्द बन गए मेरे भाई, ये नए शब्द हैं, लेकिन इनका अर्थ जो है वो सभी का क्या है, सेम है। फोन का मतलब भी आप समझ सकते हो, एड का मतलब भी एडवर्टाइजमेंट ही होता है, एग्जाम का मतलब एग्जामिनेशन ही होता है, मीनिंग सेम है, लेकिन शब्द क्या हो गए, अलग हो गए। समझ में आया बात, तो आप इसका एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं ब्लेंडिंग मेथड के द्वारा कैसे नए शब्द का फॉर्मेशन किया जाता है। अब ये ब्लेंडिंग मेथड क्या होता है, तो ब्लेंडिंग मेथड का मतलब होता है मिश्रण करना, यानी 2 शब्दों के पार्ट को मिक्स करके एक नए प्रकार का शब्द बनाए, तो उसे क्या बोला जाएगा, ब्लेंडिंग मेथड बोला जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल, इसका डिफिनेशन लिख दूं, पहले आप ध्यान दीजिएगा, मिक्सिंग, ध्यान दीजिएगा क्या होगा, मिक्सिंग, मिक्सिंग 2 parts of words to form new one। नया वाला बनाने के लिए, नया वाला बनाने के लिए 2 पार्ट्स, यानी शब्दों के 2 पार्ट्स का आप मिश्रण यूज करते हो, क्या करते हो, मिक्सिंग करते हो, तो वो क्या हो जाता है, इस मेथड को क्या बोला जाता है, इज नोन एज ब्लेंडिंग, इज नोन एज ब्लेंडिंग मेथड। ध्यान दीजिएगा, उसे आप क्या बोलोगे मेरे भाई, उसे ब्लेंडिंग मेथड बोलोगे। समझ में आया बात, सर जी समझ नहीं पाए, अब इसको मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा, तब आपके समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला मेरे भाई, मैंने बोला ब्रेकफास्ट, क्या है, ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट हो गया प्लस लंच, ठीक है, ठीक है, इसका यूज करेंगे, ब्रेकफास्ट हो गया। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, स्मोक, 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 ठीक है, प्लस फॉग, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो ये चीजें देखिए, अब अगर आप इनको क्या करना है, इनका अगर आपको ब्लेंडिंग करके अगर नए शब्द का फॉर्मेशन करना है, तो इन्हीं दोनों शब्द के शब्द में से आपको क्या यूज करना है, आपको इनके स्पेलिंग को भी यूज करना है, ध्यान दीजिएगा, और इन्हीं में से आपको कुछ काट के इनको मिक्स करके एक नया शब्द बनाना है। तो भाई हम क्या ले लेंगे, बी आर ले लेंगे, ब्रेकफास्ट से क्या लेंगे, बी आर ले लेंगे, और UNCH ले लेंगे लंच से, तो क्या बन जाएगा, ब्रंच, क्या बन गया, ब्रंच। ऐसे स्मोक और फॉग में से आप भाई स्मोक तो ले लेंगे, लेकिन ये जी इसका ले लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, जी ले लेंगे, तो क्या बन गया, स्मोक। तो इसे क्या बोला जाता है, ये अलग अलग शब्द होंगे मेरे भाई, ये अलग शब्द है, ठीक है। देखो अब इन दोनों के मिश्रण से एक नया शब्द बन गया कि नहीं बन गया, ब्रंच, स्मोक। समझ में आया बात, तो इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही ब्लेंडिंग बोला जाता है मेरे भाई। ये बात ध्यान रखेंगे, देखिए कितने अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूं, ये वर्ड याद रखना मेरे दोस्त। जैसे मैं अगर बात करूं मोटर प्लस होटल, तो इसे क्या बोलेंगे, ये क्या बन जाएगा, मोटेल, क्या बन गया मेरे भाई, मोटेल बन गया। तो ये भी क्या है, इसी का एग्जांपल है ब्लेंडिंग का, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेसिक जो सेगमेंट था वो मैंने आपके साथ में कंप्लीट किया,
ये आपका बेसिक सेगमेंट कंप्लीट हो गया, वर्ड फॉर्मेशन आपका एंड हो चुका है। ठीक है, इतने टाइप से अगर आपको आइडिया है कि किस तरह से वर्ड फॉर्मेशन होता है, इतने टाइप से अगर आप जानते हो कि वर्ड फॉर्मेशन के बारे में, तो ये सफिशिएंट है अभी के लिए। जब मैं आप लोगों को एडवांस ग्रामर पढ़ाऊंगा, यानी अभी मैं आपका बेस बना रहा हूं, जब मैं एडवांस पढ़ाऊंगा तो आपको इससे अधिक भी बताऊंगा कि अब स्पोकन और राइटिंग के बारे में हम लोग समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात को समझिएगा। मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा था कि अगर कोई भी हिंदी वाक्य के लास्ट में अगर होता है आता है तो उसका आप ट्रांसलेट इज आर एम का प्रयोग करके आप बनाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? और जैसे कहने का मतलब यह है कि वर्ब टू बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको स्पेशल क्लास लेकर के आऊंगा तो बिल्कुल मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगा। मैं यहाँ पे डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये बिगिनर के लिए है, ये बिल्कुल जो शुरुआत कर रहे हैं इंग्लिश का उन बच्चों के लिए है, ताकि उन्हें ज्यादा डिफिकल्ट ना लगे। इसीलिए मैं इन सब चीजों को ध्यान में रख करके आपके साथ में डिस्कस करता हूं मेरे दोस्त। ठीक है, तो भाई स्पोकन और राइटिंग में क्या करना है, आपको करना क्या है, तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, मैंने नेगेटिव सेंटेंस तक आपके साथ में डिस्कस किया था। आज मैं उनका इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपके साथ में डिस्कस करूंगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। इंटेरोगेटिव में इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव मत बोलिएगा, इसको इंटेरोगेटिव में लिखा हुआ है एक्चुअली। ठीक है, इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस समझ में आया बात? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, क्या रूल्स होगा, पहले स्ट्रक्चर्स पे बात कर लेते हैं। तो भाई आपको पता है इज कब लगाना है, अगर सिंगुलर होगा सब्जेक्ट तो आप क्या लगाओगे, इज लगाओगे। अगर मान लीजिए वो प्लूरल है तो आप क्या लगाओगे, आर लगाओगे। और अगर वही मान लीजिए सपोज दैट वो आई है सब्जेक्ट तो आप क्या लगाओगे, आई एम लगाओगे। ठीक है, उसके बाद में आप सब्जेक्ट यूज करना, फिर उसके बाद में अगर आपको जरूरत है तो आप क्या यूज करेंगे, आर्टिकल यूज करेंगे। ठीक है, नाउन होगा तो ठीक, उसके बाद में आप नाउन या एडजेक्टिव यूज करेंगे और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन मार्क आपको भूलना नहीं है। तो ये क्या हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, ये एस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ध्यान रखना। एस नो टाइप, एस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। एस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस इसलिए है ये क्योंकि इसका जो आंसर होगा वो एस में आएगा या नो में आएगा। समझ में आ रहा बात? जैसे मैं कहूं क्या गाय सफेद होती है तो आप कहोगे हाँ सर, समझ पा रहे बात। लेकिन अगर मैं ऐसा पूछूं कि गाय क्यों सफेद होती है तो आप उसे ये नहीं कहोगे हाँ सर या नो सर, आपको फिर उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसीलिए उसे WH टाइप बोला जाता है इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो WH टाइप, इसका आंसर 60 होता है। इसको टाइप का आंसर जो होगा वो आपका 60 होता है। 60 का मतलब क्या है, आंसर क्या होगा, यस होगा या फिर नो होगा। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, एस नो टाइप। समझ में आया? और याद रखना, जो भी इंग्लिश में अगर हेल्पिंग वर्ब से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो एस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। ध्यान रखेंगे ये चीजें। अगर आप WH टाइप इंटरोगेटिव कर रहे हैं तो आपको WH वर्ड पहले देना पड़ेगा। WH वर्ड्स आपको क्या करना पड़ेगा पहले। अब ये WH वर्ड्स क्या है, तो व्हाट हो गया, जैसे क्या हो गया, जैसे मैं अगर बात करूं क्या हो गया, या वेयर हो गया। ठीक है, वैन हो गया, वाई हो गया, ये सब क्या है, WH वर्ड्स हैं। इनके बाद में फिर आपको क्या देना पड़ेगा, इज आर आई एम। इसके बाद में आपको क्या लगाना पड़ेगा, इज आर आई एम लगाना पड़ेगा मेरे भाई, ध्यान रखेंगे। इसके बाद में आपको क्या लगाना पड़ेगा, इज आर आई एम का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर उसके बाद में आप आर्टिकल देना होगा तो दीजिएगा, अगर जरूरत है। नाउन होगा तो देना पड़ेगा, यानी नाउन होगा तब देना है। ठीक है, एडजेक्टिव लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये क्या हो गया, WH टाइप है। ये WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा, यानी जब मैं कोई व्यक्ति इसका क्वेश्चन करेगा तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, लॉन्ग होगा। याद रखना, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, लॉन्ग होगा। ये चीज ध्यान रखेंगे। अब इन सेंटेंसेस का क्या करना है, इन स्ट्रक्चर्स का हमें प्रयोग करना है सेंटेंस बनाने के लिए। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं इनको किस तरह से आपको ट्रांसलेट करना है, वो स्ट्रक्चर्स आपको याद रखना है। और देखिएगा, आप एक चीज और मैं बता देता हूं, एस नो टाइप
हिंदी में कैसे पहचाने कि वो एस्नो टाइप तरीके से आपको ट्रांसलेट बनाना है कि WH टाइप के तरीके से आपको ट्रांसलेट बनाना है। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त। अगर हिंदी वाक्य में प्रश्न करने वाला शब्द, अगर हिंदी वाक्य में प्रश्न करने वाला शब्द स्टार्टिंग में आ जाए तो याद रखना कि वो एस्नो टाइप है। वो किस तरह का है? एस्नो टाइप है। तो एस्नो टाइप वाला आपको क्या लगाना है? स्ट्रक्चर्स लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे भी पहले आ रहा है तो ये भी क्या है? एस्नो टाइप है। बात समझ में आ रहा? बात ये भी आ रहा है तो ये भी एस्नो टाइप है। लेकिन जब हिंदी वाक्य के बीच में आ जाए, ध्यान रखेंगे, जब हिंदी वाक्य के बीच में आता है तो इसे WH टाइप बोला जाता है मेरे दोस्त, और इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। समझ पा रहे बात? एस्नो टाइप में क्या होता है, जो प्रश्न करता है उसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती है। अब यहाँ पे क्या की इंग्लिश आपको नहीं लिखना है, इसका अंग्रेजी नहीं लिखना है, इसका अंग्रेजी आपको नहीं लिखना है, इसके स्थान पे आपको हेल्पिंग वर्ब यूज कर देना है, इज, आर, एम। ये बात समझ में आया? ये चीज मैंने आपको बताया। अब देखिएगा, यानी कहने का मतलब क्या है, एस्नो टाइप जो होगा वो स्टार्ट कहां से होगा? स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। और WH टाइप जो होगा वो कहां से स्टार्ट होगा? WH वर्ड से स्टार्ट होगा। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, ये चीज आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक चीज मेरे दोस्त, एक चीज आपको ध्यान देना है। अब आप जब ट्रांसलेट बनाएंगे तो आपको, जैसे आप व्हाट्सएप पे चैट करते हो अपने दोस्त से, अपने सहेली से, ठीक है, तो उसी प्रकार से सबसे पहले इन ट्रांसलेट का क्या करना है? आपको हिंदी लिखना है। जैसे अब मैं कहूं क्या आम खट्टा होता है, तो पहले मैं हिंदी में लिखूंगा क्या। तो आपको पता है क्या कैसे लिखा जाता है? क्या आम, क्या आम खट्टा होता है, पहले हिंदी में लिखेंगे। इससे आपको लिखने का तरीका भी आ जाएगा, आपकी राइटिंग स्किल भी आ जाएगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? स्पोकन एंड राइटिंग, यानी दोनों साथ साथ में होंगे। क्या आम खट्टा होता है, होता है, बात को समझिएगा। क्या आम खट्टा होता है, ठीक है, ये हो गया हिंदी में। जैसे व्हाट्सएप आप लिखते हो, अब इसका ट्रांसलेट जब बनाओगे तो आपको पता है वो एस्नो टाइप वाला स्ट्रक्चर, तो एस्नो टाइप वाला स्ट्रक्चर यूज करिए यहाँ पे। तो क्या होगा? आम सिंगुलर है तो इज लगाइए, इज अ मैंगो, इज अ मैंगो, इज अ मैंगो सॉर, इज अ मैंगो सॉर। क्या आम खट्टा होता है? इज अ मैंगो सॉर। आप कुछ भी बोलिए। क्या दूध सफेद होता है? क्या दूध सफेद होता है? इज द मिल्क, इज द मिल्क वाइट, इज द मिल्क वाइट। समझ में आ रहा बात? तो आपको क्या करना है? एक्सप्रेशन भी उसी प्रकार से देना है। आप क्या लिखोगे यहाँ पे? अब इसको भी पहले हिंदी में लिखो। क्या, KYA, क्या दूध, आपको पता है ना दूध कैसे लिखा जाता है? दूध सफेद। अब फा से लिखो चाहे PS से लिखो, सफेद होता है, इस तरह से लिखेंगे आप, ठीक है। अब इसका भी ट्रांसलेट बनाइए आप। क्या होगा? क्या होगा ट्रांसलेट? तो आपको एस्नो टाइप वाला यूज करना, क्योंकि क्या पहले आ गया है। तो क्या लिखेंगे? इज द मिल्क, इज द मिल्क व्हाइट, इज द मिल्क व्हाइट। आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है बोल बोल करके। समझ आ रहा बात? इज द मिल्क व्हाइट, इज अ मैंगो सो, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है? प्रश्न करना है स्वयं से या मिरर के सामने, आपको प्रैक्टिस करना है, बार बार बोलना है। मैं बार बार इसलिए नहीं बोलता हूं कि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो सके, ठीक है। अब इस चीज को देखो, शहद मीठा क्यों होता है? अब इसका अभी बीच में आ गया WH है तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश क्या होता है मेरे दोस्त? वाई होता है, वाई, ठीक है। तो वाई, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। वाई होगा वाई इज, why is honey, why is honey, sorry, why is honey sweet, why is honey sweet, यानी शहद मीठा क्यों होता है? why is honey sweet, why is honey sweet। समझ में आ रहा बात? आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। तो ये WH से स्टार्ट हुआ, इसीलिए इसे WH टाइप कह दिया गया। समझ में आया? अब कौवा, क्या कौवा काला होता है? तो क्या कौवा काला होता है? आप ध्यान दीजिएगा। तो क्या लिखेंगे? क्या कौवा। अब ये सब चीजें मैं बता चुका हूं कि कौवा किस तरह से लिखना है। औ का मात्रा के लिए आप क्या यूज करते हो? ये यूज करते हो।
काला होता है, काला होता है। समझ पा रहे बात? अब इसका ट्रांसलेट क्या होगा? इज द क्रो, इज अ क्रो, इज अ क्रो ब्लैक, इज अ क्रो ब्लैक, इज अ क्रो ब्लैक। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है? ट्रांसलेट बनाना है। और याद रखना ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है मेरे दोस्त। मैं आप लोगों को कुछ अब स्पोकन में अच्छे अच्छे चीजें बताऊंगा। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करूंगा, और आप जितना मैंने पढ़ाया है सभी लेक्चर्स को 1 बाय 1 करके देखिए, आपको प्रत्येक चीज बहुत आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगा। मैं आप लोगों से मिलूंगा क्लास 10th में, यानी क्लास 10th क्या, क्लास सुपर बेसिक बैच का जो क्लास 10 होगा हम उसमें मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी इन योर लाइफ। आप सभी को जय सिया राम।